क्वेश्चन नंबर 8 रहता है असाइनमेंट का, 7 हो गए पहले। गुड, अच्छी बात है। खुद ही किए या देख के किए किसी से? नहीं मैम, खुद ही किए हैं ये, क्योंकि वो पीछे से जब पढ़ा था थोड़ी बहुत, अगर किसी से पूछना भी पड़ा तो मिलके कर लिया था, लेकिन करने की कोशिश की थी खुद ही। अच्छी बात है। 5 क्वेश्चन है मैम, इतना बहुत तंग अच्छा किया मिड था। दिया था ना आपने, पढ़ना ही हाँ आपके जी, लिए बेहतर है। आई नो। मैम हाँ जी बोले। मैम जो हमने कल सब्स्टिट्यूशन वाला एक पढ़ा था टॉपिक, वो काइंडली आई रिपीट थोड़ा सा कर दें, उसकी थोड़ी समझ नहीं आई। किसकी समझ नहीं आई? वो जो सब्स्टिट्यूशन वाला जो हमने किया था ना मैम जी, टॉपिक। ठीक है, मैं करवा देती हूँ। ये पेज नंबर 397 पे, वो मैम थोड़ा सा रिपीट कर दें काइंडली। मैम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसकी स्टेटमेंट भी कंफर्म करा दीजिएगा काइंडली। हाँ जी मैम, क्वेश्चन नंबर 5 वो भी करवा दीजिएगा, उसकी भी समझ नहीं आई। कैसे नहीं, मैंने करवाना, स्टेटमेंट बता देती हूँ कि स्टेटमेंट में क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 5 की 8 नहीं हो स्टेटमेंट रहा। बता दीजिए। मैम असाइनमेंट में सिर्फ 8 क्वेश्चन थे ना? अभी तक की जो असाइनमेंट है उसके अंदर 8 ही है। मैम वो अपलोड कर दें फिर? जब तक मैं यहाँ से फाइल अपलोड नहीं करूंगी आप लोग अपलोड नहीं कर सकोगे, और मैंने यही बताया कि मैं फाइल मैम अपलोड फिर करने की कब ट्राई तक करती आएगा हूँ। हमारे पास? जब फाइल अपलोड हो जाएगी आप बना के रख ले, मैं आपको बता दूंगी, आप उसकी पीडीएफ फॉर्म बना के उसको अपलोड कर दीजिएगा। मैम जी जो सॉल्व प्रॉब्लम है ना उनमें से यस मैम। जो है उसकी स्टेटमेंट भी क्लियर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या प्रॉब्लम है? अभी पहले मेरे से 1 बाय 1 पूछें। एक तो क्वेश्चन नंबर 6 का कहा, एक सब्स्टिट्यूशन के मेथड का दोबारा से बोला है। क्वेश्चन नंबर 6 या क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है? 5। 5 में क्या प्रॉब्लम आ रही है? मैम समझ नहीं लगी कैसे करना। 5 में क्या समझ नहीं आ रही? इसके रिलेटेड पीछे टॉपिक अभी हमने नहीं ना पढ़ा, वो पहले पढ़ेंगे फिर। बिल्कुल पहले आप लोग वो पढ़ोगे, इसीलिए मैंने अभी डेट नहीं दी। वो टॉपिक हमने आज पढ़ना है, ये क्रॉनिकल डेल्टा है। लेफ्ट हैंड इक्वल नहीं आ रही। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो है वो एल दिया हुआ है, राइट साइड पे जो है वो डेल्टा दिया हुआ है। इसमें पहले टॉपिक पढ़ेंगे हम क्रॉनिकल डेल्टा। ये डेल्टा जो है ये क्रॉनिकल डेल्टा होता है, पहले हम उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है वो आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी मैम, वो भी फिर बाद में ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी क्रॉनिकल डेल्टा ही है। मैम हमने रात को 2 घंटे लगाए हैं इस पे सोच सोच के। ये अभी हमने टॉपिक ही नहीं पढ़ा। लास्ट इतना टाइम पता हम चल गया 3 बजे टॉपिक नहीं पढ़ा, चले 3 शुक्र है बज ये गए तो थे पता आकब चल भाई, गया। जी मैम 3 बज गए थे जब कॉल की थी हमने आपको। चले कोई बात मैम नहीं। कर अभी तो ये लिए सब्स्टिट्यूशन वाला लेकिन मेथड बता रही हूँ, पता अपने नहीं माइक ठीक बंद किए करें, है गलत किए है। माइक बंद करें सब अपने। जी अब मैम ये सब्स्टिट्यूशन के वाला। मेथड में पूछें किसे क्या प्रॉब्लम है। मैम जी जो है ना क्वेश्चन नंबर मैम 2 सॉल्व प्रॉब्लम में, उसकी स्टेटमेंट प्लीज क्लियर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व में, सॉल्व में प्रॉब्लम 2। जी जी 453। आपके सामने यहाँ पे मैंने शो किया, आप बताएं क्या इसमें प्रॉब्लम है। मैम जी इसकी स्टेटमेंट को थोड़ा पढ़िएगा। इसमें उसने मतलब क्या? एक्सप्रेशन दिया हुआ है, समेशन कन्वेंशन दिया हुआ है, सिर्फ आई और जे की वैल्यूज यहाँ पे डिफाइन करनी थी।
लेकिन साथ में सिर्फ मेंशन उसने आई की वैल्यूज को बोला हुआ है, जे की वैल्यू साथ में मेंशन नहीं की हुई। तो मैंने कल भी बताया था कि हमने सिर्फ आई की वेरिएशन करनी है, जे की वेरिएशन नहीं करनी। यहाँ तक क्वेश्चन जो है वो स्टॉप है, तो मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो स्टॉप है। लेकिन हम कहते हैं समीशन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर इसको सॉल्व आउट करते हैं तो समीशन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमने दोनों तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आई और जे दोनों की वैल्यूज लेनी है। पहले यहाँ पर उसने आई की वैल्यूज ली है, जहाँ पे भी आई आ रहा है ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व आउट नहीं करना आप लोगों ने। यू आई फर्दर फिर यू आई और फिर यहाँ पे एक्स आई है और एफ आई है, इनमें सिर्फ आपने आई की वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट करनी है 1 2 3। पहले वाले एक्सप्रेशन में उसने 1 सब्स्टिट्यूट किया, सेकंड में 2 एंड थर्ड वाले में 3 सब्स्टिट्यूट किया। इन सेकंड केस if the question is mentioned with summation convention so we will take variation of j। variation of j के अकॉर्डिंग हमारे पास डिफाइनिंग जो यहाँ पर है, फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर हमने j की वैल्यू 1 लेनी है। 1 के अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पर क्या चेंजिंग आएगी, यहाँ पे ने j की वैल्यू जो है वो 1 ली है। सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पे ये देखें पार्शियल u1 ओवर पार्शियल t, इसके अंदर j की वैल्यू नहीं डिफाइन, यानी कि j इसमें नहीं, ये एज इट इज आ जाएगा। अब j की वैल्यू जब मैं 1 लूँगी इस एक्सप्रेशन के अंदर, यहाँ पे 1 मेंशन करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये चीज़ आ जाएगी। अब j की वैल्यू जैसे ही मैं 2 इस करूँगी तो ये ऐड होते हुए ये 2, माइक बंद करें जिसका भी माइक चल रहा है। उसके बाद j की वैल्यू यहाँ पे 3 मेंशन की है और राइट साइड पे जो मेंशन किया हुआ उसमें j की वैल्यूज नहीं थी, वो एज इट इज ही आ गया। अब सेकंड वाला जो एक्सप्रेशन था, सेकंड वाली जो ये कन्वेंशन की फॉर्म थी, इसके अंदर हमारे पास फिर j की वैल्यू 1 2 और 3 सब्स्टिट्यूट की हुई है। पहले वाला पार्शियल u2 और पार्शियल t एज इट आएगा, बाकी दोनों के अंदर हमने j की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट की हुई है, जो कि 1 2 3 फॉर्म है। और राइट साइड पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा क्योंकि j की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन नहीं है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये मैंने कल भी करवा दिया था। मैम ये जो ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है कि फॉलोइंग इक्वेशन इन फुल है, इनको लिखना है, ये फुल इन फुल इसका क्या मतलब है? क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग इक्वेशंस इन फुल फॉर्म मेंशन किया हुआ है, इसका पूछ रही हैं? हाँ जी। ये एक इक्वेशन है, इसको कहते हैं फुल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिंग फॉर्म में मेंशन करना है। आई की वैल्यूज यहाँ पे मेंशन है, आई की वैल्यूज के अकॉर्डिंग कहता है इसे फुल आपने मेंशन करना है। ये एक्सप्लिसिटिव फॉर्म है, यानी कि समीशन कन्वेंशन फॉर्म है, इसे हमने फुल, उसने ये नहीं यहाँ पे मेंशन किया कि आप उसको डिटेल से या आई की वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करें, उसने सिंपल लिख दिया है फॉलोइंग इक्वेशंस इन फुल फॉर्म की जो गिवन इक्वेशन है उसे फुल फॉर्म के अंदर मेंशन करें। फुल फॉर्म में मेंशन करने का मीन है कि आपने आई की वैल्यू जो है यहाँ पे साथ में मेंशन की हुई है, वो आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, आई इज इक्वल टू 1 2 और 3 की फॉर्म में लेना। और अगर यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आई की वेरिएशन नहीं दी गई और एक्सप्लिसिटी फॉर्म की जगह पे यहाँ पे मेंशन कर दूं कि राइट आउट गिवन इक्वेशंस इनटू सिंपल फॉर्म, और गिवन इक्वेशन जो है वो समीशन कन्वेंशन फॉर्म में है, तो समीशन कन्वेंशन के फॉर्म के अकॉर्डिंग साथ में बिल्कुल भी मेंशन नहीं होगा आई और जे की वेरिएशन, आई और जे दोनों की फिर आपने वेरिएशन करनी है, साथ में मेंशन कर दिया। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है आई की, तो सिर्फ आई की करनी है, जे की करने की जरूरत नहीं है। अगर आई जे दोनों नहीं दिए, समीशन कन्वेंशन का वर्ड यूज़ कर दिया, तो दोनों के ऊपर समीशन कन्वेंशन अप्लाई करना है। और अदरवाइज अगर आपके पास यहाँ पे समीशन कन्वेंशन लिखती है आई और जे की वेरिएशन नहीं दी हुई, तब भी आपने दोनों पे करनी है। मैम यहाँ पे तो सिर्फ आई का लिखा हुआ है और जे का भी किया हुआ है। तो मैंने आपको यही बताया कि हमने सिर्फ आई का करना है, उसने नीचे मेंशन भी किया हुआ है कि समीशन के अकॉर्डिंग हम जे वाली फॉर्म भी कर सकते हैं यहाँ पे। अदरवाइज मैंने कल भी बताया था कि हमने सिर्फ आई वाली की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, जे की सब्स्टिट्यूट नहीं करनी। यस मैम। नाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड है, मैम किसी ये भी क्वेश्चन इक्वेशन के अंदर हमने जब सब्स्टिट्यूशन फॉर्म करनी है तो हमारे पास जो डिफाइनिंग है, जैसे हमारे पास x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू समथिंग, कोई भी वैल्यू है, और साथ में मेंशन कर दिया जाता है कि x इज इक्वल टू 3 है या y इज इक्वल टू 4 है, कोई भी वैल्यू है, इसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें। यहाँ पे भी एज इट इज ही फॉर्म है,
मैं इसको पूरा आप डिटेल से डिस्कस नहीं करूंगी। यहाँ पे सिंपल उसने y की वैल्यू को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। सब्स्टिट्यूशन के स्टेप के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमने इंडेक्स जो है वो चेंज किया है, डमी इंडेक्स जो है y के अंदर चेंज करने की कंडीशन सिंपल सिर्फ यही है जो मैंने कल भी बताई थी कि हमारे पास देखें q और j y के अंदर दोनों के अंदर एक ही डमी इंडेक्स है जो कि j है, और साथ में q के अंदर i भी डमी इंडेक्स है। y के अंदर जो है वो डमी इंडेक्स j है। चेंज करने का सिर्फ एक ही पर्पज है यहाँ पे कि सम कंडीशन के अंदर, अभी तो हम सिर्फ समीशन कन्वेंशन की फॉर्म पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हमने सिंपल 3 वर्ड्स तक जो है उसको स्टॉप आउट किया है, 3 वैल्यूज तक ही लिया हुआ है, उससे आगे हमने उसे नहीं लिया। लेकिन जब हम आगे जाकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पे आई और जे की दोनों की वेरिएशन सेपरेट है। सपोज जैसे अभी हमने वो ने आपकी क्लास वालों ने प्रॉब्लम नंबर 2 मेरे से पूछी है, उसके अंदर साथ में मेंशन था i इज इक्वल टू 1 2 3। सपोज यहाँ पर अगर y के साथ यही i और j डिफाइन है और j के साथ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि j की जो वेरिएशन है इज इक्वल टू 1 2 3, बट q के साथ जो j की वेरिएशन मेंशन करती हूँ वो 1 से लेके 5 तक है। जब मैं इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगी j की कंडीशन के साथ ही तो ये चीज़ जो है वो गलत हो जाएगी क्योंकि सब्स्टिट्यूशन q की ही चलेगी, और जब अगर j की वैल्यू 3 तक लूंगी तो वो कन्वेंशन जो है वो गलत हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चेंज जो करते हैं वो सब्स्टिट्यूशन वाली जो वैल्यू है जिसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है उसके अंदर डमी इंडेक्स को चेंज कर देते हैं, जो कि यहाँ पे देखें स्टेप 2 में उसने चेंज किया है। जे टू आर मेंशन भी है ऊपर की एक्सप्रेशन समटाइम्स अकर होता है डिफरेंट इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग, एक करेक्टर जो है वो चेंज हो जाता है कि हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो करेक्ट फाइंड आउट नहीं होता, इसलिए वैल्यू जो है उसकी वेरिएशन की वजह से हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन वाली जो इक्वेशन की फॉर्म है उसके अंदर अपना डमी इंडेक्स चेंज करते हैं। अब डमी इंडेक्स जब हमने चेंज और किया मैं तो हम इसको डायरेक्ट भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जी बोलें। जी मैम। और मैम ये जो मतलब हम चेंजिंग करेंगे डमी इंडेक्स की, ये आई जे के अलावा ही करेंगे ना, या मतलब या के भी ले सकते हैं, मतलब इधर हमने देखिए आर लिया यहाँ इधर पे के भी ले सकते हैं जे को? बिल्कुल कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास जे की कंडीशन है जो डमी जी मैम। इंडेक्स है। अब अगर मैं यहाँ पे सपोज जी करती मैम। हूँ कि यहाँ पे जे की कंडीशन है और क्यू वाले के अंदर जे है ही नहीं, फिर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सही है। दोनों में अगर एक ही सेम डमी इंडेक्स और आ रहा मैम है फिर चेंज करने की जरूरत है। फिर आप उसको किसी भी नेम के साथ चेंज कर सकते हैं, KILMN जो मर्जी यहाँ पे लिख लें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सही है। और दूसरा मैम जब सब्स्टिट्यूशन कर लें उसके बाद इसको इसके समेशन ओपन भी करना है या जस्ट उधर तक अपने बस सब्स्टिट्यूशन करनी है बस जस्ट? नहीं, अगर आप लोगों को बोला गया कि उसके टर्म्स को डिफाइन करना है, समीशन जी कन्वेंशन मैम। को ओपन करना है, फिर आपने ओपन करना है, अदरवाइज नहीं करना है। जैसे एग्जांपल 5 है, इसके अंदर सही है। मेंशन नहीं था कि हमने उसे ओपन करना है, तो हमने उसे ओपन नहीं किया था। सही मैम। और मैम एक क्वेश्चन ये था कि भाई एक को फिक्स करके क्या दो इंडेक्सेस को मतलब वेरी बंदा करा सकता है? कर सकते हैं बिल्कुल। टर्म जो है एट द एंड वेरिएशन के अकॉर्डिंग टर्म जो है वो बिल्कुल ठीक आनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप एक को फिक्स करें, आप उसको भी साथ साथ में मेंशन करते जाएं, उसकी वैल्यूज भी देते जाएं, उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं है कि आप और पहले एक एक को साथ फिक्स करें। ठीक है मैम, और एक साथ तीनों को भी कर सकते हैं वेरी? बिल्कुल एक के साथ तीनों को, यही बता रही हूँ कि आप तीनों को एट ए टाइम भी वेरिएशन जी कर सकते हैं। अगर आपको इतना होल्ड है सही कि है आप मैम। तीनों को वेरिएशन करेक्ट कर सकते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक हो गया मैम। मैम जी जो एग्जांपल नंबर 5 है उसमें जब हमने वाई आई और वाई जे की वैल्यू पुट की है ना, तो वाई आई का डमी इंडेक्स जो है वो आर में चेंज किया है, जी तो वाई जे का जो हम मतलब एस आ रहा है तो उसको भी चेंज करेंगे, उसका डमी इंडेक्स भी चेंज करेंगे? हमारे पास ये गिवन है वाई आई इज इक्वल टू AIJX। जी मैम। इसमें सिंपल अगर यहाँ पे मेंशन मैंने कल भी बताया था कि ना बोला गया हो कि एक्स वेरिएबल के अंदर इसको टर्म्स को डिफाइन करें, तो हमने सिंपल वाई आई की वैल्यू यहाँ से उठा के इसका डमी इंडेक्स चेंज करते हुए उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। लेकिन उसने कहा है कि क्यू को इन टर्म्स ऑफ एक्स वेरिएबल डिफाइन करें, तो एक्स वेरिएबल में डिफाइन करने के लिए मैंने वाई जे की जगह पे भी सब्स्टिट्यूशन करनी है। जहाँ पे वाई आई है वहाँ पे वाई जे लूँगी और जे को डिफरेंट कर दूँगी किसी और के साथ, तो उसने और के साथ डिफरेंट करते हुए यहाँ पे एस मेंशन किया।
दोनों जी डिफरेंट मैम हो ये चुके हैं, समझ दोनों मैम को जी अब ये यहाँ पे समझ आ सब्स्टिट्यूट गई कर दें। मैम। इसका जो जैसे स्टेप 2 में हमने डमी इंडेक्स को चेंज किया है आर में, हम्म, तो इस वाई आई का तो हमने कर लिया है, वाई जे का भी इसका चेंज करेंगे डमी इंडेक्स? वाई जे का ऑटोमेटिकली ही चेंज हो चुका है, ये देखिए एस आ गया है, जी मैम। ठीक है, इसको मैम अब जी चेंज करने की एक्स जरूरत नहीं वेरिएबल, है। मैम जी एक्स वेरिएबल जो है हम्म, इसका मीन है कि एक्स की वैल्यू भी चेंज होनी है। एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होनी, हमने अपना एक्सप्रेशन जो है वो एक्स के अंदर कन्वर्ट करना है। इस वक्त एक्सप्रेशन जो है वो वाई के अंदर है, ओके ठीक है। एक्स वेरिएबल में चेंज करना है, जैसे वाई वेरिएबल होता है इस तरह एक्स वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे गिवन जो है वो एक्स वेरिएबल है। अब किसी और का कोई क्वेश्चन रहता है तो बाद में पूछ लें। अभी हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्रॉनिकल डाटा है, डेल्टा आई जे, जिसे हम सिंपल डेल्टा पढ़ते हैं। उसके साथ जब हमारे पास इंडेक्सेस आ जाते हैं तो इंडेक्सेस की वजह से मेरे पास वो बन जाता है क्रॉनिकल डेल्टा। डेल्टा आई जे की फॉर्म यहाँ पे डिफाइन आउट है, इसको फर्दर हम डिफाइन करेंगे, इसका डेरिवेटिव भी डिफाइन आउट करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है द क्रॉनिकल डाटा और सब्स्टिट्यूशन ऑपरेशन रिटर्न डेल्टा आई जे। इसको सब्स्टिट्यूशन ऑपरेशन भी बोलते हैं, ऑपरेटर भी बोलते हैं, डेल्टा आई जे की फॉर्म में। डिफाइनिंग इसकी इस फॉर्म में डेल्टा आई जे इज इक्वल टू 1 और 0। इफ आई इज इक्वल टू जे देन डेल्टा आई जे इज इक्वल टू 1, डेल्टा आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। कैलकुलस के अंदर आप लोगों ने पीस वाइज फंक्शंस पढ़े, पीस वाइज फंक्शंस पढ़े आप लोगों ने, जो कि 100% पढ़े हैं। किसी को याद नहीं है तो एक अलग बात है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर है हमारे पास कैलकुलस के अंदर पीस वाइज फंक्शंस हैं, ब्रैकेट फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन, डिटर्मिनेंट फंक्शन, इस टाइप के फंक्शंस में वहाँ पे पीस वाइज फंक्शन है। फंक्शन एक पॉइंट पे वहाँ पे ब्रेक आउट होता है और उसके अकॉर्डिंग फंक्शन जो है वो दो डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अपर वैल्यू के लिए सेपरेट फंक्शन का आंसर आता है, लोअर वैल्यू के लिए सेकंड। यहाँ पे भी यही कंडीशन है कि क्रॉनिकल डेल्टा डेल्टा आई जे की फॉर्म में उसको ऑपरेटर को नेम दिया है। आई और जे जब दोनों यहाँ पर डेल्टा के अकॉर्डिंग यहाँ पे आई और जे की वैल्यूज आगे फर्दर हमने जब सब्स्टिट्यूशन करनी है इसकी सेम आएंगे तो आंसर जो है रिजल्टेंट में 1 आएगा। आई और जे डिफरेंट आएंगे तो रिजल्टेंट के तौर पे आंसर जो है वो यहाँ पर 0 आएगा। उसकी एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे डिफाइन आउट किया है हमने 3 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग। अभी फिलहाल इसको सॉल्व आउट करें तो 3 लिए, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू भी 1 ली है, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 3 और जे भी 3 ली है। जब आई और जे दोनों सेम है डेल्टा के अंदर तो अकॉर्डिंग टू क्रॉनिकल डेल्टा आवर गिवन सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर गिव द आंसर इज इक्वल टू 1। हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। एंड सेकेंडली values are different, given delta operator answer is equal to 0, I value is equal to 1 and j is equal to 2, delta I values is equal to 2 and j equal 1, अस्सलाम वालेकुम then मैम। वालेकुम अस्सलाम। फर्दर डेल्टा 2 एंड 3 फॉर्म है, 3 2 3 1 डिफरेंट वैल्यूज है, तमाम के लिए आंसर जो है वो मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे 0 आ रहा है। क्रॉनिकल डेल्टा जो है उसके अकॉर्डिंग दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि डेल्टा आई जे इज इक्वल टू फंक्शन जो है वो दो डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट किया हुआ है। व्हेन आई इज इक्वल टू जे देन डेल्टा आई जे इज इक्वल टू 1 एंड व्हेन आई जे इज नॉट इक्वल टू गिवन डेल्टा गिव्स आंसर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे नीचे एक्सप्रेशन के तौर पे उसने यहाँ पे ओपन करके भी उसे डिफाइन किया कि डेल्टा की वैल्यू जब सेम आएंगी आई और जे के लिए तो मेरे पास यहाँ पे 1 आएगा, अदरवाइज डिफरेंट वैल्यूज के लिए आंसर जो है वो 0 आएगा। इसकी एग्जांपल करेंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है यहाँ पे हमारे पास बुक में एग्जांपल नंबर 7, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ क्रॉनिकल डेल्टा कैलकुलेट डेल्टा आई जे एक्स आई एक्स जे। डेल्टा जो है यहाँ पे डेल्टा आई जे है, साथ में एक्स आई और एक्स जे जो है वो वेरिएबल्स दिए हैं, दो डिफरेंट वेरिएबल्स। इसके अकॉर्डिंग हमने इसे ओपन करना है। वी हैव डेल्टा आई जे एक्स आई एक्स जे। सबसे पहले आप आई को ले लें या जे को ले लें, मैंने कल भी बताया था, आज भी रिपीट कर देती हूँ। इंडेक्सेस में से किसी भी एक इंडेक्स को आप फिक्स कर लें और दूसरे को वैल्यूज देते हुए यहाँ पे शो आउट करें। अपने क्लास वालों ने मेरे से भी क्वेश्चन किया था कि हम दोनों में से किसी भी एक को कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं।
और सेकेंडली आप में से किसी ने क्वेश्चन किया था कि हम किसी भी एक को फिक्स ना करें, हम साथ ही वैल्यूज देते जाएं, 2-3 वैल्यू जितनी भी इंडेक्सेस हैं, तो आप 2-3 जितने भी इंडेक्सेस हैं उनको तमाम को साथ साथ वैल्यू दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले इसको इस एक्सप्रेशन के अंदर मेंशन आउट करें, फिर फर्दर जो है वो हम यहाँ पे नीचे जो एक्सप्रेशन बन रहा है उसको मेंशन करें। अपनी आसानी के लिए हम लोग ये वर्क करते हैं कि हम एक को वैल्यूज देते हैं और दूसरा जो है वो फिक्स रखते हैं। यहाँ पे आई को वैल्यू दी हुई है, जे को फिक्स आउट किया, आई को वैल्यू देके जे को फिक्स आउट किया, फिर फर्दर हमने एक्सप्रेशन के अंदर जे को वैल्यूज दी है, आई को हम ऑटोमेटिकली दे चुके हैं। जे को सबसे पहले वैल्यू 1 दी है, फिर उसके बाद वैल्यू 2 एंड फिर वैल्यू 3। इसके बाद सेकंड एक्सप्रेशन पर चलेंगे, डेल्टा 2j x2 xj पे। उसमें सबसे पहले जे को हमने 1 वैल्यू दी है, फिर 2 एंड फिर 3, और ऑन द लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन है उसके अकॉर्डिंग मेरे पास ये नीचे जो लाइन में लिखी हुआ प्लस के साथ ये चीज़ आ रही है। अब इसके अंदर सिंपल हमने क्रॉनिकल डेल्टा को यूज़ करने का बोला उसने डेफिनेशन के अंदर, तो हमने डेल्टा को यूज़ करते हुए उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। सबसे पहले ये देखें डेल्टा 1 की फॉर्म है क्रॉनिकल डेल्टा के अकॉर्डिंग। जब आई और जे का आंसर सेम आएगा, सॉरी इक्वल आएंगे आई और जे, तो आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेकंड वैल्यू डेल्टा 1 2 डेल्टा आई जे, आई इज नॉट इक्वल टू जे, देन अकॉर्डिंग टू क्रॉनिकल डेल्टा डेल्टा 1 2 इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा 1 3 ये भी 0 के इक्वल आएगा, डेल्टा 2 1 ये भी 0 के इक्वल आएगा, डेल्टा 2 2 जो है वो इक्वल टू 1 आएगा। फर्दर इसी तरह बाकी सारे 0 हैं, डेल्टा 3 3 भी मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। बाकी सारे एलिमेंट जो हैं वो 0 है। यहाँ पे जितनी भी टर्म 0 हैं वो अकॉर्डिंग टू क्रॉनिकल डेल्टा आई इज नॉट इक्वल टू जे, तो गिवन टर्म्स आर इक्वल टू 0। ऑन द लास्ट जो हमारे पास टर्म्स रह गई हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 दोबारा से इसे हम समीशन कन्वेंशन की फॉर्म में मेंशन करना चाहें तो मेरे पास दोबारा से रिपीट होंगी एक्स आई और एक्स आई के अकॉर्डिंग। आज यहाँ पे इसको एक्स जे भी लिख सकते हैं, एक्स आर इंडेक्स है, इंडेक्स को कोई सा भी आप नेम देके यहाँ पे इसको क्वेश्चन को स्टॉप कर सकते हैं। क्लियर है या किसी को कोई पॉइंट पूछना है इसमें? मैम जी क्लियर है। मैम एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैम जी। जी मैम ये जो हम इनमें देखते हैं कि टर्म कितनी आनी है, वो हम डमी इंडेक्स जो होते हैं क्वेश्चन के अंदर उनको 3 की पावर में लेते हैं या फिर जितने इंडेक्सेस होते हैं उनको पावर में लेते हैं 3? मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया, आपकी आवाज़ बहुत लो आ रही है। मैम मैं कह रही हूँ कि जो हम टर्म्स लेते हैं जी वो डमी इंडेक्स के हिसाब से लेते हैं या फिर इंडेक्सेस को देखते हैं कि वो कितने हैं? हम इनकी इंडेक्सेस को पावर में जो लेते कितने हैं हैं उसके हिसाब से होता है, अदरवाइज जो हमारे पास डमी इंडेक्सेस है, मैंने कल भी बताया था, हमारे पास जब इंडाइसिस की फॉर्म आती है, जितने भी आते हैं, जितने भी इंडाइसिस हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी टर्म्स जो है वो रिपीट होती है। यहाँ पे देखें कितने हमारे पास इंडाइसिस हैं, 2 इंडाइसिस हैं, हाँ जी हाँ जी ठीक है। 2 के अकॉर्डिंग मेरे पास कितनी टर्म्स आनी चाहिए, क्योंकि 1 को भी मैं 3 तक ले रही हूँ और सेकंड वाले को भी मैं 3 तक ले रही हूँ। दोनों को 3 तक लूंगी तो फर्स्ट भी 3 की पावर और सेकंड भी 3 की पावर 1 और 1 कितनी हो जाएगी 2, यानी कि 3 की पावर 2, इट्स मीन 9 जो टर्म्स हैं वो मेरे पास यहाँ पे क्रिएट होंगी। ठीक है, समझ यानी हम इंडेक्सेस को देखते हैं कि वो कितने हैं। हम यहाँ पे इंडाइसिस की फॉर्म को चेक करते हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है हमारे पास हमारे गिवन इंडाइसिस की फॉर्म में कि हमारे समीशन कन्वेंशन के अंदर जो इंडाइसिस हैं वो कितनी है। यहाँ पे अगर मेरे पास जो है वो इंडाइसिस की फॉर्म डिफरेंट हो जाए, सपोज मैं यहाँ पे इंडाइसिस की फॉर्म में ये एक्स आई को यहाँ से स्किप आउट करती हूँ, तो मेरे पास कितनी टर्म्स आएंगी? 2 मैम। यहाँ पे टर्म्स तो 2 रह जाएंगी, लेकिन जब इसको आप ओपन करेंगे, ओपन के लिए पूछ रही हूँ कितनी टर्म्स आएंगी? मैम इंडेक्सेस तो 2 ही होंगे ना, आई और जे, तो फिर 9 ही आए। 27 27 कैसे आएंगी? नो मैम 27 मैम 3 आएंगी। मैम 9 आएंगी नहीं मैम। आएंगी। मैम 9 आएंगी क्योंकि आई और जे 2 इंडेक्सेस आते हैं। 9 आएंगी तो 3 की पावर 2 बनेगी मैम। डबल सम वाला कल हम लोगों ने सॉल्व किया था,
इसको मैंने डिटेल से बताया था, तो आप लोगों ने खुद से दोबारा पढ़ना है और फिर इसी के अंदर जो मैंने अभी एग्जांपल करवाई है उसी के अंदर एक वेरिएबल को स्किप करते हुए या एक्स आई या एक्स जे दोनों में से किसी एक को स्किप करते हुए फिर आप लोगों ने मुझे कल बताना है कि कितनी टर्म्स आती है। डबल सम वाला जो टॉपिक है उसे दोबारा से थोड़ा सा पढ़िएगा उसकी डेफिनेशन को, उसके बाद इसके अंदर चेंज करके मुझे आप लोगों ने बताना है कि कितनी जो है वो टर्म्स आती है। नेक्स्ट जो है वो थ्योरम है हमारे पास 7.1, शो दैट इफ x1 x2 x3 आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का क्या मीन है? एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, इनका पार्शियल डेरिवेटिव अगर आप लेंगे तो वो इक्वल टू 0 आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट कंसीडर होंगी। देन पार्शियल एक्स आई ओवर पार्शियल एक्स जे इज इक्वल टू डेल्टा आई जे, ये हमने प्रूव करना है। दोबारा से फिर रिपीट करती हूँ, शो डैट इफ x1 x2 आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, अगर ये कहता है इंडिपेंडेंट है देन हमने जो शो करना है चीज़ के पार्शियल एक्स आई ओवर पार्शियल जे एक्स जे इज इक्वल टू डेल्टा आई जे के इक्वल हमने उसे शो आउट करना है। सबसे पहले तो अगर ये दोनों इक्वल्स आ रही हैं उसने डिपेंडेंट के फॉर्म के अकॉर्डिंग उसको शो आउट किया है। वी हैव आई इज इक्वल टू जे पार्शियल आई ओवर पार्शियल जे, किसके इक्वल आ जाएगा? आई को मैंने जे लिया है, तो जब मैंने आई को जे के इक्वल लिया तो मेरे पास ये कंडीशन आएगी। एक्स आई के इक्वल भी मैंने यहाँ पे जे लिया तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया मैंने, ये चीज़ आएगी एक्स आई के अकॉर्डिंग। पार्शियल एक्स आई के अकॉर्डिंग एक्स आई का डेरिवेटिव लूंगी तो पार्शियल डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? पार्शियल डेरिवेटिव लिया हमने सिंपल। यस मैम। ठीक है, इससे नेक्स्ट पे है इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, इट्स मीन एक्स आई वेरिएबल का मैंने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे, तो वो किसके इक्वल आएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे? 0। इसकी बहुत ही सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूँ यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पर जो गिवन कंडीशन है, ऊपर वेरिएबल x है और नीचे वेरिएबल y है। जब x इज इक्वल टू y है तो पार्शियल डेरिवेटिव x के अकॉर्डिंग ही अगर मैं ले रही हूँ तो इक्वल क्या आएगा? 1। अगर x वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले रही हूँ, जैसे दोनों को मैंने यहाँ पे डिफरेंट लिया है, y के अकॉर्डिंग x का डेरिवेटिव जब मैं ले रही हूँ तो पार्शियल डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग वो कांस्टेंट कंसीडर होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 0। ठीक है, आप क्लियर है? यस मैम। यहाँ पे यही चीज है कि जब i इज नो इक्वल टू मैम। j तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जब हमने सेम वेरिएबल के अकॉर्डिंग सेम वेरिएबल का लिया है तो इक्वल टू आएगा मेरे पास यहाँ पे 1। और जब डिफरेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट वेरिएबल लेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग वो कांस्टेंट कंसीडर होते हुए वो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे? 0 हो जाएगा। सिंस एक्स आई एंड एक्स जे आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट है दोनों का, किसी पे भी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं हो रहा, तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएंगे यहाँ पे मेरे पास? आ जाएंगे 0 की फॉर्म में। सो अकॉर्डिंग टू क्रॉनिकल डेल्टा पार्शियल एक्स आई और पार्शियल जे इज इक्वल टू डेल्टा आई जे, तो डेल्टा आई जे के अकॉर्डिंग यही चीज़ हमने शो आउट की है। तो जब आई इज इक्वल टू जे है तो आंसर क्या आ रहा है मेरे पास? 1। और जब आई इज नॉट इक्वल टू जे की फॉर्म है तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इट्स मीन पार्शियल एक्स आई और पार्शियल एक्स जे जो है वो इज इक्वल टू क्रॉनिकल डेल्टा है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्रॉनिकल डेल्टा व्हेन आई जे दोनों वेरिएबल सेम आएंगे तो आंसर जो है वो 1 आएगा, अदरवाइज आंसर जो है वो 0 आएगा। नेक्स्ट है मेरे पास थ्योरम नंबर 7.2, प्रूव दैट डेल्टा आई जे ए जे इज इक्वल टू ए आई। हमने प्रूव करना है लेफ्ट को राइट से या राइट को लेफ्ट से प्रूव कर लें। यहाँ पे राइट से लेफ्ट प्रूव नहीं हो सकता क्योंकि राइट पे डेल्टा की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम इसको लेफ्ट से राइट प्रूव करेंगे। यहाँ पे इंडेक्स जो है वो जे रिप्रेजेंट समीशन, जे समीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 से लेकर 3 तक, और आई की भी वेरिएशन जो है वो समीशन कन्वेंशन फॉर्म में है, वो भी इक्वल टू 3 फॉर्म में। डेल्टा आई जे ए जे, सबसे पहले जे जो है वो डमी इंडेक्स है, उसको मैंने यहाँ पर शो आउट किया है, जे की वैल्यू दी है 1 2 और 3 के साथ। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर मैंने आई की वैल्यूज लेनी है, आई इज इक्वल टू 1 2 3, आई की वैल्यूज ली है 1 2 3। सबसे पहले तो 1 वैल्यू ली है, 1 वैल्यू लेंगे तो मेरे पास ये चीज़ आ रही है। अब ये इज इक्वल टू A1 कैसे आई है? यहाँ पे डेल्टा 1 1 इक्वल टू 1, डेल्टा 1 2 इज इक्वल टू 0
एंड डेल्टा 1 3 इज इक्वल टू 0, जिसकी वजह से A2 और A3 ये दोनों टर्म जो है वो 0 हो जाएंगी और सिंपल यहाँ से जो टर्म रह जाएगी वो A1 रह जाएगी। अब I इज इक्वल टू 2 लूँगी ऊपर वाले एक्सप्रेशन के अंदर, तो जहाँ पर भी I है मेरे पास वहाँ पे मैंने 2 सब्स्टिट्यूट किया है। सब्स्टिट्यूशन से मेरे पास ये एक्सप्रेशन आएगा और ये इक्वल टू A2 आ रहा है बिकॉज डेल्टा 2 1 जो है यहाँ पे ये चीज़ 0 आ जाएगी, जिसकी वजह से A1 0, डेल्टा 2 3 A3 ये भी 0 आ जाएगा, जिसकी वजह से A3 भी साथ मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा और सिंपल यहाँ पे A2 रह जाएगा बिकॉज डेल्टा 2 2 इज इक्वल टू 1। I इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। I इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करने के लिए भी मैं यहाँ पे अब सारा रिपीट नहीं कर रही, सेम के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 आंसर आता है, तो मेरे पास यहाँ पे A3 रह जाएगा। दोबारा से इस मिशन कन्वेंशन के अंदर मेंशन करूँगी तो A1 A2 A3 इन टर्म्स को मैं लिख सकती हूँ AI के अकॉर्डिंग, तो मेरे पास ये चीज़ जो है प्लस इन ऑल केसेस डेल्टा IJ AJ इज इक्वल टू AI, दैट इज डेल्टा IJ operating on AJ has substitute the free index I for the index J in AJ, which gives a justification for the term substituted operator। अब यहाँ पे एक जो अब मैंने आप लोगों को वर्क दिया था, तो ऊपर जो हमने डेल्टा IJ XI XJ वाली एग्जांपल थी उसके अंदर से आप एक भी स्किप आउट कर लें, दूसरे को वैल्यूज दें तो बताएं क्या आता है। तो अगर इसकी लेफ्ट साइड यहाँ पे मैंने हाईलाइट की है, सपोज करें कि ये XJ है और XI मैंने यहाँ से स्किप किया है, जब मैंने I और J को वैल्यूज दी हैं तो मेरे पास ये कितने कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, कितनी टर्म्स आ गई हैं, 9 टर्म आई। 9 मैम। तो इससे ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इंडेक्स का डमी होना लाजमी नहीं है, जितने भी इंडेक्स हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वो टर्म्स डिफाइन आउट होंगे। ओके मैम। समीशन, डबल समीशन, ट्रिपल समीशन, इन तमाम का डिपेंड करता है इनके समीशन पे। डबल समीशन है तो मेरे पास कितनी टर्म्स आएंगी, 9 आएंगी, 3 है तो 27 टर्म्स आएंगी। टर्म्स पे डिपेंड नहीं करेगा, यहाँ पे जो इतने एलिमेंट्स है सॉरी उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि कितनी टर्म्स आएंगी, इन इंडेक्स पे डिपेंड करेगा, जो इंडेक्सेस बनेंगे उस पर डिपेंड करेगा टर्म्स कितनी बनेगी। यहाँ पे 2 इंडेक्सेस हैं तो इसमें 3 की पावर 2, 3 इंडेक्सेस बन जाएंगे, 3 की पावर 3 आएगी, 4 है तो उसके अकॉर्डिंग 3 की पावर 4 आएंगी, बहुत सारी टर्म्स बन जाएंगी। नेक्स्ट पे है थ्योरम नंबर 7.3, प्रूव दैट डेल्टा I के डेल्टा J के इज इक्वल टू डेल्टा IJ। बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जो प्रूफ के लिए मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे कितने इंडेक्स हैं, IJ 3 है मैम। 3 इंडेक्सेस है। 3 इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरे पास जो टर्म्स आएंगी वो 3 की पावर 3 आएंगी। सारी की सारी बहुत लंबी डिटेल से मेंशन करने की जरूरत नहीं है, 1 बाय 1 वैल्यूज देंगे, सेकंड वाली को हम चूज आउट करके देंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले उसने I और J जो कि सिंपल थी उन दोनों को यहाँ पे वैल्यूज दी हैं और K को फिक्स किया है। K को फिक्स किया, उसके बाद K को जो है वैल्यू डिफाइन आउट करेंगे। सॉरी, आप इसके अंदर I J और K तीन है, तीनों में से किसी एक को दे सकते हैं वैल्यू, जरूरी नहीं है कि आप जो है तीनों को साथ दें या तीनों में से किसी एक को पहले दें, I को पहले दें, J को पहले दें या K को पहले दें। तीनों में से किसी को भी दे सकते हैं, तीनों को कंबाइन भी दे सकते हैं, I J K के साथ भी दे सकते हैं, किसी भी एक एलिमेंट के साथ उसे डिफाइन आउट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने जो यहाँ पे साथ में मेंशन है जैसे I और J इसे ही पहले वेरिएशन करनी है, बाकी को वेरिएशन नहीं करनी। मैम जी पीछे भी ना एक क्वेश्चन था उसमें बोले डेल्टा I के डेल्टा J के यहाँ पे K को वेरिएट किया और I के साथ में I और J की मेंशन कर दिए कि क्या वैल्यूज हैं। अब J की वैल्यूज यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट की हैं। सबसे पहले J इज इक्वल टू 1 ऊपर अपने गिवन एक्सप्रेशन के अंदर जब मैं J इज इक्वल टू 1 यहाँ पे रखूंगी तो आप देखिए यहाँ पे क्या चीज आती है,
j इज इक्वल टू 1 यहाँ सारा मेंशन नहीं किया, लेकिन आप इसको मेंशन करके डिटेल से सॉल्व कर लें। j इज इक्वल टू 1 लूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा 1 1। किसके इक्वल आएगा ये? मैम समझ नहीं आ रही। मैम डेल्टा 1 1 1 के 1 1 के इक्वल आएगा, मैम जिसकी मैं वजह से सारी यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। डेल्टा 1 2 किसके इक्वल आएगा? 0 के 0 के और डेल्टा 1 3 0 के वो भी 0 के। तो सिर्फ इसके अंदर j इज इक्वल टू 1 रहने से कौन सी टर्म रह जाएगी? सिंपल ये टर्म रह जाएगी डेल्टा i1। ठीक है, ये क्लियर है मैम कि डेल्टा असाइनमेंट i1 आ कैसे गया? अपलोड करनी है? वो अपलोड नहीं हो रही। मैम जी मैं इस वक्त मैम जी लेक्चर ये दे जो रही हूँ या क्वेश्चन है असाइनमेंट ना का बता रही हूँ? मैम जी पहले बता चुकी हूँ असाइनमेंट का। मैम जी जी बोले। इस क्वेश्चन में ना के को एज इट इज रखा हुआ है ना, ये क्यों उन्होंने? कौन से क्वेश्चन के अंदर k को एज इट इज रखा है? प्रॉब्लम नंबर 7.3। 7.3 के अंदर k एज इट इज नहीं रखा हुआ। लेफ्ट साइड ली है, ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड लेके इसके अंदर k की यहाँ पे वैल्यूज दी हैं। ठीक है मैम। ठीक है, k की वैल्यूज दी हैं, वो सिर्फ लेफ्ट साइड का नेम मेंशन किया हुआ है ये कि हमने ये लेफ्ट साइड का नेम है। ठीक है, आगे उसको k की वैल्यूज दी हैं, साथ में मेंशन कर दिया कि i j की वैल्यूज ये हैं। अब फर्दर जो है हमने यहाँ इस एक्सप्रेशन के अंदर i को फिक्स रखा है, j को वैल्यूज दी हैं। j को वैल्यू 1 दूंगी तो यहाँ पे डेल्टा 1 1 आएगा, जिसकी वजह से डेल्टा i1 आएगा, और बाकी ये दोनों डिफरेंट होने की वजह से 0 हो जाएंगे। और इसके अकॉर्डिंग डेल्टा की जो वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगी डेल्टा i1। बाकी टर्म्स जो हैं यहाँ पे 0 आई हैं। ऊपर वाला एक जो थ्योरम था उसके अंदर उसने एक्सप्रेशन को डिटेल से ओपन किया था, यहाँ पे ओपन नहीं किया। इसको आप खुद से ओपन करके सॉल्व आउट कर सकते हैं अगर समझ नहीं आ रही। j इज इक्वल टू 2 अब लूँगी मैं इसी एक्सप्रेशन के अंदर j इज इक्वल टू 2 लूँगी। j इज इक्वल टू 2 लेंगे तो ये बनेगा डेल्टा i1 डेल्टा 2 1। डेल्टा 2 1 किसके इक्वल आएगा? 0 के। सिर्फ 0 डेल्टा 2 2 आएगा यहाँ पे, जिसके अकॉर्डिंग मेरे पास डेल्टा i2 यहाँ पे बनेगा। सिमिलरली 3 लेंगे तो मेरे पास डेल्टा i3 आ जाएगा, बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो 0 आ जाएंगी। अब इस एक्सप्रेशन को मैं दोबारा से अगर टर्म्स के अकॉर्डिंग समीशन कन्वेंशन में लिखना चाह रही हूँ तो ये मेरे पास बनेगा डेल्टा i एंड फर्दर I साथ वाली 1 2 3 J। वेरिएशन थी जो j की थी, तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा डेल्टा ij। आप सब अपना माइक बंद रखिएगा।